डॉक्टर इम्तियाज़, ये बताइएगा कि ये सन 2020 जो है 2020, इसमें कोविड-19 का बहुत जो है शुरू गौगा रहा, बहुत लोग उससे मुतासिर भी हुए। अभी सेकंड वेव की बात भी हो रही है। इसके बारे में बताइए कि क्या हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं, क्या कैसा रहा इस, क्योंकि वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 एंड होपफुली एंड ऑफ कोविड-19। तो आप एज ए क्लिनिशियन अपने क्लिनिक में क्या देखते रहे? देखिए, जब शुरू में जब ये मार्च के बाद जब इसका शुरू हुआ उसके बाद अभी, क्योंकि इस बीमारी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल नई बीमारी है। जो दुनिया में साइंटिस्ट को, फिजिशियंस को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं थे कि इसका आउटकम क्या होगा और ये कैसे प्रेजेंट करेगी और इसको कैसे बचा जाएगा, इसका इलाज क्या है। तो एक किस्म की एक एमरजेंसी मेजर्स हो गए। हमें किसी को किसके इलाज तक अभी भी इलाज पे का हो रहा है, अभी कुछ उस पर काम पेश रफ्त हुई, क्योंकि आपको ये पता है कि दुनिया में जब भी कोई दवाई आती है तो उस पर कुछ साल दरकार होते हैं उस दवाई के असरात को देखने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी एफिकेसी और सेफ्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ अरसा दरकार होता है। तो ये चंद माह, बड़े मार्च से लेकर अगर आप अभी तक अगर लगाएं तो 7-8 माह बनते हैं। तो 7-8 माह बड़ा थोड़ा सा पीरियड है। इसमें बहुत सारे इलाज हुए जिसको बारे में कहा गया ये उसके बारे में ठीक हो सकते हैं। जैसे स्टीरॉयड्स का इंग्लैंड यूके ने रिकमेंड किया, ट्रायल हुआ। फिर जैसे बहुत सारी दवाइयाँ एंटीवायरल अमेरिका में उन्होंने एमरजेंसी अप्रूवल दिए एफडीए ने कि ये हो सकती हैं, जैसे रेमडेसिविर है या इस तरह की अद्वियात। तो उसका फ़ायदा कुछ हद तक हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी भी एक जो दवाई अप्रूव की है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, एक कंपनी ने लेके आई हैं, तो उसको भी एफडीए ने एमरजेंसी अप्रूवल दी है। एफडीए एमरजेंसी अप्रूवल देता है कि क्योंकि एफडीए वैसे अगर अप्रूवल दे, एफडीए मैं बता दूं वो इदारा है अमेरिका का जो अद्वियात की सेफ्टी और एफिकेसी का जायज़ा लेता है कि क्या ये मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल सेफ़ है या इसका फ़ायदा भी है या नहीं है। तो इसको वो एक, लेकिन क्योंकि ये बीमारी इतनी शॉर्ट पीरियड के लिए है तो एमरजेंसी अप्रूवल दे दी जाती कुछ अद्वियात की कि चलो ये देखें तो से इसके असरात क्या आते हैं। तो फिर उसके असरात में अगर जिसका ना हो तो फिर वो वापस भी, उसके बारे में वापस भी ले ली जाती है जो अप्रूवल हुई होती है। तो इसको भी एक दवाई की है। अभी वैक्सीन है वो जो भी कुछ दो कंपनियों ने मिलकर बनाई है, जिसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे प्रॉमिसिंग है। लेकिन उसके बारे में, उसकी स्टोरेज के बारे में है कि उसको बहुत एक्सट्रीम स्टोरेज टेम्परेचर में, नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। उसकी ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज आ सकते हैं। उसकी कॉस्ट क्या होगी, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे लोगों को दी जाएगी, क्योंकि आप ये सोचिए कि बिलियन, 1 अरब बंदे को तो कम से कम लगेगी दुनिया के, तो करोड़ों आदमियों को लगेगी। और क्या उस पर कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी कि नहीं होगी, उसकी एफिकेसी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन होपफुली कि जब 2021 का आगाज़ होगा तो हम इलाज के सिलसिले में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। तकरीबन हमें कुछ वैक्सीन की जो मसला है कि वैक्सीन की तरफ हम जब तक नहीं पहुंचते तो इसका ख़तरा मंडलाता रहेगा। हमें आबादी की बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन चाहिए होगी। जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन कर दी गई है, बहुत सारी बीमारियां जो पहले बहुत ज़्यादा करती थी उसको रोक लिया गया है। तो मेरे ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। लेकिन हिफाजती जो है हमें करने चाहिए, जो इंतज़ामात सबको करने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, गैदरिंग है, इसको सैनिटाइजेशन है। लेकिन गैदरिंग का जो है इम्पैक्ट वो बहुत ख़राब हो रहा है इस वक्त। जैसे बहुत सारे शादी हाल खुले हुए हैं और वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई, अब ख़वातीन बेहतर बता सकते, इतना तैयार होकर ब्यूटी पार्लर से कौन मास्क लगाएगा, तो ठीक है ना, तो उसका मकसद ही फौत हो जाएगा तैयार होने का। तो इसमें जो चीज़ें हैं कि बहुत इसमें इसका इम्पैक्ट आ रहा है कि जो गैदरिंग्स का, और मेरे ख्याल वर्चुअल शादी भी शायद वर्चुअल भी होने लग जाएगी। तो मौलवी साहब कहीं और बैठे होंगे, दूल्हा दुल्हा कहीं और बैठे होंगे, तो ये भी होना शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमती लेवल पे भी इसको और सख्त करने की ज़रूरत है, और दूसरा हम अपने इनफरादी लेवल पे भी हम इससे बचने की कोशिश करें।
लेकिन थोड़ी सी एक होप ये है कि बहुत सारे लोग हमारे आबादी का मेरे ख्याल से एक कसीर हिस्सा मुतासर हो चुका हुआ है और किसी न किसी लेवल पे उनको इन्फेक्शन हुई है और उनके अंदर इम्यूनिटी है, इस वजह से वो भी कुछ लोग अब शायद मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि वो लोग मुतासर हो रहे हैं जो जिनको नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, जो जिनको हो चुकी है उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, किसी ना किसी हद तक उनके अंदर मुदाफ़ियत है। सर ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को पहले हुई है और अब फिर अगर खुदा न खास्ता उनको दोबारा हो गई तो उनके बचने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं कि वो ऑलरेडी। उसमें देखें, उसमें दो तरह के हो सकते हैं कि अव्वल तो री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। यानी अगर आप केसेस अगर पूरे दुनिया में अगर 1 मिलियन लोगों को अगर हुई है या 2 मिलियन को, उसमें से कुछ चंद हज़ार भी, 100 सैकड़ों में भी 500-600 लोगों को दोबारा कोई री इन्फेक्शन हुई होगी, बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर। उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे केसेस और फिर खुदा ना खास्ता री इन्फेक्शन होना भी हो सकता है कि वायरस भी अपनी शक्ल बदल लेता हो, जिसको हम कहते हैं चेंजिंग ऑफ स्ट्रेन। यानी वायरस अगर पहले किसी एक और वायरस से हम एक्सपोज हुए थे, अब किसी और दूसरी किस्म का है तो वो कोरोना वायरस है, लेकिन वो अपनी वो शक्ल या भेस बदल के वो आ गया तो वो और जो है वो भी ये ऐसा पहले भी कोरोना की एक खसूसियत है। हाँ जी, क्योंकि जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो हर साल अपनी वो चेंज करता है, तो हर साल इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो नहीं आती है। तो इस तरह वायरस में ये प्रॉपर्टी है उसकी कि वो अपना हैयत चेंज कर लेता है, जिससे इम्यूनिटी हमें उस तरह की नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए। पहले हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक कैटेगरी के वायरस से थे एक्सपोज, खुदा ना किसी को सी कैटेगरी से एक्सपोज हो गया, बी से हो गया, तो वो उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी नहीं होगी। लेकिन इम्यूनिटी भी अब कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वाकई ये इम्यूनिटी कारआमद है। कुछ लोग कहते हैं 3 माह तक काफ़ी है, कुछ कहते हैं जी हमेशा के लिए काफ़ी है, कुछ कहते हैं 6 माह तक काफ़ी है। तो कंट्रोवर्सीज़ हैं, तो भी इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो इस्टेब्लिश है कि आपको जो प्रिवेंशन है वो तो इस्टेब्लिश, उसका रोल तो इस्टेब्लिश है।